देखो, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग किसी तरह का कोई क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगले सेक्शंस में हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसी को हम आपको समझाएंगे। एक्चुअली में इस चैप्टर को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस ये आपको पढ़ना है। वो क्या होता है उस पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले दो टर्म इसमें बहुत आएगा। एक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो टर्म हर क्वेश्चन में आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में से कोई एक होगा, कभी कभी दोनों हो सकता है। इसका एक्चुअली में मतलब क्या है ये पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन किस तरह का होगा, फिर हम वहां पर कैसे डायग्राम बनाएंगे, ये सब बेसिक चीज जो है ना उसको समझा देते हैं आपको। आप सोचिए, आप किसी चीज को देखते हो तो अपनी आंखों को नॉर्मल रखो। नॉर्मल रखोगे तो आंख एकदम सामने देखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका आंख है ना, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि हम लोग सीधा देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अब हमको क्या है कि हम ऐसे किए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, या आप छोड़िए ऐसे लेते हैं, ये आपका आई है और हम ऐसे ले लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट है। अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो उसको हम लोग सीधा देख सकते हैं, ऐसे एकदम सीधा ऐसे देखें, ठीक। अब इस पॉइंट से अगर कोई भी चीज ऊपर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आंख को देखिए तो क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ऐसे। देख रहे हो ना, ऐसे आंख आपकी ऐसे उठ रहा है, मतलब पहले धीरे धीरे ये, अगर मान लीजिए पॉइंट यहां है तो ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अब यहां से एकदम नॉर्मल सीधा हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, ठीक। ये सामने वाला पॉइंट। अब जैसे जैसे ऊपर देखना है, कह रहे हमारा जो गर्दन है वो एलिवेट हो रहा है। एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हम ऊपर के चीज को देखेंगे, मान लें यहां पे ऐसे, यहां जो आई पे एंगल बना इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम लोग किसी ऊपर के चीज, अपने आई के हाइट से ऊपर के किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम गांधी मैदान में खड़े हो जाएं और गांधी मैदान के साइड में आप जानते हैं कि एक बिस्कोमान टावर है, तो बिस्कोमान टावर, गांधी मैदान में खड़े हो जाओ और बिस्कोमान टावर को देखो तो आपका गर्दन एलिवेट करेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पे एंगल ऑफ क्या बनेगा, अगर उसके हाइट को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। समझ में आया। तो कभी भी अपने आई से ऊपर के चीज को देखते हैं ऊपर की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की तरफ नहीं। अब सेम चीज आप सोचिए कि अगर कोई पॉइंट नीचे हो, मतलब ये आपका आई है, ये जो एंगल है इसको मान लीजिए ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल ऑफ क्या हुआ, एलिवेशन। अब सेम सोचिए कि हम इस तरीके से देख रहे हैं सामने और कोई नीचे का ऑब्जेक्ट हो, तो अब नीचे का ऑब्जेक्ट हो तो देखिए ऐसे गर्दन झुक रहा है ना, ऐसे, तो उस केस में बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट से नीचे का कोई ऑब्जेक्ट हो तो यहां पे ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल देते हैं और आप खाली बताइएगा कि वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि डिप्रेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल एक गार्ड है जो एक टावर के ऊपर खड़ा है, लाइट हाउस। लाइट हाउस एक तरीके का एक टावर होता है, उस तरह का होता है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा भी रह सकता है। और ऐसा एक्चुअली में समुद्र के किनारे लाइट हाउस लगा रहता है। लाइट हाउस क्या करता है, उस पर लाइट भी रहता है जो समुद्र के किनारे, मतलब जो समुद्र का जो सी होता है ना उसके किनारे में लगा रहता है। दूर से जो जहाजें आती हैं उनको वो क्या करता है कि एक तरीके से वो इंडिकेटर का भी काम करता है। अब मान लीजिए कि लाइट हाउस के ऊपर कोई आदमी खड़ा,
अब लाइट हाउस के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और किसी सीप को देखेगा, तो सोचिए तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा? मिक्स जवाब आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बोल दिया। कंफ्यूज है बात, कभी कंफ्यूज काहे होंगे? मान लिए कि मेरा ये लाइट हाउस है, यहां पे समुद्र का ऐसे ना रहेगा सीप यहां पे। अब यहां से हम देख रहे हैं तो मेरा आई तो जब भी देखेगा तो सामने देखेगा, तो आप गर्दन झुका के ही ना देखोगे, गर्दन ऊपर करोगे तो पता चलेगा कि आसमान नजर आने लगा। तो यहां पे ये जो बना, ये एंगल ऑफ क्या बना? डिप्रेशन, है ना। अब मान लीजिए कि आप खड़े हो और ऊपर से एक जहाज जा रहा है, हवाई जहाज, एरोप्लेन, उस केस में क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्डिंग पे आप खड़े हो, बिल्डिंग पे आप खड़े हो और दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देखे, सिचुएशन सुनिएगा, आप अपने बिल्डिंग पे खड़े हो, दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देखे और उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये बताइए कि जो दूसरा बिल्डिंग है आपके बिल्डिंग से ज्यादा हाइट का है कि कम हाइट का? वाह, कम हाइट का है, तभी तो हम गर्दन झुका रहे हैं। ये मान लिए कि ये मेरा बिल्डिंग है, इसके ऊपर हम खड़े हैं, मतलब मेरा आई ऐसे सामने जाएगा। अब अगर यहां पर बिल्डिंग उसका दूसरा बड़ा हो जाए तो हमको क्या ऊपर में गर्दन उठाना पड़ेगा? अगर हम नीचे अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्डिंग छोटा है। तो हम खड़ा हो गए और किसी दूसरे बिल्डिंग को देखें और वहां पर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि उसका हाइट छोटा है, मेरे से कम है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब एक और चीज, अभी मतलब पूरा बस कहानी समझिए। आज एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन तो समझ में आ गया होगा। एक चीज अब आप बताइए कि मान लिए कि यहां पे बिस्कोमान टावर है और ये एक रोड है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए जैसे ये आपका आइज है, अभी आप बिस्कोमान के टावर के टॉप को देखिएगा, क्या बनेगा? क्लियर। चलिए एक ठीक है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तो आप समझ में आ गया कि ऊपर देखे हुए हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब यहां से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए कि ये बना एंगल स्मॉल ए, ठीक है, समझ में आया? अब क्या हुआ ना कि हम आगे की तरफ बढ़े, मतलब कि धीरे धीरे मान लिए कि हम आगे की तरफ बढ़े, यहां से आगे बढ़ के यहां चले आए, फिर टॉप को देखेंगे, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? कंफ्यूज मत हो, एकदम बोलिए। अब आप देखिए, आप बिस्कोमान के पास चले जाओ और जैसे मान लो कि हम बिस्कोमान को अभी ऐसे देख रहे हैं, जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे तो मेरा गर्दन देखो ऐसे उठते चल जाएगा। आप एक्सपीरियंस किए हो ना, जैसे मान लो हम उस दीवार के टॉप को देख रहे हैं, उस वाल के टॉप को देख रहे हैं, अभी मेरा आंख ऐसे है, जैसे जैसे हम उसके करीब जाएंगे तो मेरा गर्दन क्या होगा? ऐसे, और हो सकता है एकदम पास चल जाता तो मैं इससे खड़ा हो जाएगा। तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ये एंगल से ये एंगल जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 30 डिग्री तो ये 45, 60 जो भी हो। अगर डायग्राम बनाते समय अगर आप यहां 30 और यहां 60 लिख रहे हो तो बेवकूफ हो। ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि ये एंगल ज्यादा बड़ा है इसके कंपेयर में, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसको हम बनाएंगे। तो इस केस में ऐसा एक डायग्राम बनेगा जिसमें एक आदमी जो है एक बिल्डिंग से, एक टावर से, चाहे कहीं से खड़ा है, सर्टेन दूर पे खड़ा था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया कि पहले अल्फा था, वो कुछ डिस्टेंस मूव किया,
उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा हो गया। हमेशा याद रखना है कि जो बीटा होगा वो हमेशा ग्रेटर देन कितना होगा, अल्फा होगा। फिर इसको सॉल्व करना रहता है कि बताइए कि बिल्डिंग का क्या हाइट है। ये मान लिया सिर्फ दिया हुआ है, आपसे पूछ देगा कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, हम निकाल लेंगे, इजी निकालेंगे। इजीली कैसे निकालेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप डायग्राम कुछ ऐसा बनाइएगा। ठीक। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछता है, आप पेडेस्ट्रियल समझते हो? पेडेस्ट्रियल नहीं समझते हो तो छोड़िए, कोई बात नहीं। आप स्टैचू देखे होंगे, बहुत जगह स्टैचू देखे होंगे। गांधी जी का स्टैचू देखे होंगे, वीर कुंवर सिंह का स्टैचू देखे होंगे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबका स्टैचू देखे होंगे। कभी आप स्टैचू देखे होंगे कि एकदम फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ हो? स्टैचू कैसे होता है? स्टैचू आप इमेजिन कीजिए कि स्टैचू होता कैसे। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, ये बाद में हम बताएंगे। स्टैचू होता कैसा है? स्टैचू के लिए आपका होता है एक इस तरीके से बना रहता है ना, और फिर इसके ऊपर में आपका स्टैचू रहता है इस तरीके से। क्लियर? अब एक्चुअली मान लीजिए कि हम यहां से इसके ऐसे बना देते हैं, ताकि अब ऐसे बनाएंगे तब तो फुट नजर नहीं आएगा, लेकिन इसको ऐसे बना दिए। अब ये जो है ना, इसको पेडेस्ट्रियल कहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ नीचे वाला पोर्शन? पेडेस्ट्रियल। अब हम आप सर्टेन दूर पे यहां पे खड़े हो। अब यहां से क्या किए कि सबसे पहले बॉटम एंड टॉप दोनों को देखें। अगर हम इसके बॉटम को देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन की डेविएशन, एंगल ऑफ। इसके पैर को देखेंगे तो मेरे आई से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना? ये एंगल मान लीजिए, ये वाला एंगल कहलाएगा। ये मान लिया कि 30 डिग्री बना, लेट्स 30 डिग्री लिख दिए। अब इसके टॉप को देखें तो टॉप के केस में भी क्या बनेगा? एंगल ऑफ। अब ये मान लिया कि 60 डिग्री है या 45, इसके एंगल का तो बड़ा ही होगा। ये डायग्राम ऐसे बनाओगे कि कभी भी मान लीजिए कभी भी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, स्टैचू है, पेडेस्ट्रियल के ऊपर स्टैचू है, तो डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। आप दिमाग में बस सेट कर लो कि क्वेश्चन कैसा, जैसे इससे पहले बताया ना कि एक बिल्डिंग से दूर खड़े हैं फिर पास जा रहे हैं, तो डायग्राम कैसा बना? एक ही पॉइंट से दोनों एंगल। देखो यहां पे क्या है कि आदमी जो है वो फिक्स जगह पे है, और वहीं से पहले बॉटम ऑफ स्टैचू देखा, फिर टॉप ऑफ स्टैचू देखा। अब यहां से कहीं भी अलग नहीं ना हो रहा है, मतलब यहां से अब इसको क्या करते हैं ना, हम यहां से ऐसे बना देते हैं तो दो ट्रायंगल बन गया। और पहला कंडीशन इससे जो पहले बताया उसमें क्या है कि ये एक बिल्डिंग है, पहले आदमी यहां से देखा, फिर मूव करके यहां आया, फिर यहां से देखा, दो अलग डायग्राम बना। ठीक है, समझ में आया? चलिए डायग्राम खाली आप दिमाग में रखिए कि डायग्राम कैसा बना रहे हैं। फिर क्वेश्चन जब बताएंगे तो फिर हम आपको ये समझाएंगे नहीं ज्यादा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो एक बिल्डिंग पे खड़ा है। एक आदमी कहां है? एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और उसके सामने एक टावर है। आप जानते हो कि टावर जो होता है बिल्डिंग के हाइट से थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है। एक्चुअली में जब डायग्राम बनाओगे तो बिल्डिंग को ऐसे नहीं बना दोगे, एक लाइन बनाया जाता है, और यहां पर मान लीजिए कि एक टावर है इस तरीके से, ऐसे एक टावर है। यहां पे आदमी जो था सबसे पहले टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा। सबसे पहले क्या करना ना कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना इससे, क्योंकि इस लाइन से अगर ऊपर गया तो एलिवेशन, नीचे आया तो डेविएशन। तो ये आदमी जो था सबसे पहले टॉप ऑफ द टावर को देखा, तो जब टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ क्या बनेगा? एलिवेशन। तो यहां से आप ऐसे बनाइएगा, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये। ठीक है ना? और फिर बॉटम ऑफ द टावर को देखा,
तो बॉटम को देखेगा मतलब ये। फिर किस एंगल की बात कर रहा है? ये वाला। देखिए ये आपके आई से नीचे हुआ तो डेविएशन, ऊपर हुआ तो यहां पे एक ही जगह, एक ही क्वेश्चन के अंदर में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ दोनों हो गया ना। समझ में आया? इस क्वेश्चन में डाउट है? नहीं ना। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, फिर ऐसा डायग्राम। तो इसको देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे बनाइएगा। ये बिल्डिंग, ये टावर, इसको ऐसे बना दिए। ये तो खैर स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब इस लाइन पर देखेंगे तो एंगल जो है 0 डिग्री है। अब यहां से ऊपर उठा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे गया एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे नहीं बनाएंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। फिर यहां पे 2 ट्रायंगल लेंगे, 2 ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। मतलब फिगर आप थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए। हम अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड चीज बता रहे कि डायग्राम बनता कैसा है। अभी आप कहानी की तरह समझिए, मजे लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में करना भी क्या है वो बात की चीज है, पहले डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा चीज ये है और बेसिक चीज ये है कि डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना दिए तो समझ लीजिए कि 60 to 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। अगर सही डायग्राम बन गया तो फिर 30% काम होता है उसको सॉल्व करना। तो सबसे बड़ा काम है कि डायग्राम सही सही बनाना, क्योंकि सॉल्व करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम पे ही मेहनत करना है। तो ये समझ में आया कि एक ही बिल्डिंग पे खड़े टॉप पे खड़े होकर के दूसरे टावर को देखें तो टॉप और बॉटम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डेविएशन दोनों बना। डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इस केस में बनेगा। ठीक है। अब एक और चलिए, अब मान लीजिए कि कोई आदमी एक लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है। लाइट हाउस अब ऐसे बनाते हैं। वो सीप को देखा, सीप को देखा मतलब ये पहले आप स्ट्रेट ऐसे कर लीजिए। अब एक सीप को देखेगा तो एंगल ऑफ क्या बनेगा? डिप्रेशन। अब थोड़ी देर बाद मान लीजिए यहां पर सीप है, अब यह सीप थोड़ी देर के बाद यहां चला आया। अभी मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए 30 डिग्री था। अब जैसे ही देखो वो जैसे ही पास आएगा तो वैसे मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अब फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मान लो कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री, ये वाला। ठीक। ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप जानते हो ना, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये 45 तो ये कितना हो गया। तो फिर ये फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन बता रहे थे ना कि एक आदमी बिल्डिंग के आगे तरफ मूव कर रहा पीछे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केस में सीप आगे आया तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। कभी कभी 2 सीप है, बोलता है कि 2 सीप है जो एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, एक के पीछे दूसरा सीप है। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, दूसरे का 45 डिग्री। तो मतलब कि ये जो होगा 30 डिग्री पे होगा, ये जो होगा 45। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन आप यहीं पे दिखाइएगा। कुछ लोग यहां पे दिखाते हैं, यहां पे अगर दिखा दिए तो फिर वो तो एलिवेशन हो गया। हाँ, यहां पे बना दिया और फिर अल्टरनेट इंटीरियर से इसको इक्वल करेंगे। ठीक। चलिए उसी तरीके से मान लीजिए कि एक ब्रिज है। ब्रिज वाला भी क्वेश्चन है कि एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ऐसे ब्रिज है। अब एक बार वो क्या करता है कि नदी के दूसरे तरफ, एक तरफ इधर देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, जब इधर देखेगा तो एंगल ऑफ क्या बनेगा? ब्रिज के ऊपर खड़ा है ना, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो 30 डिग्री बनता है। दूसरी तरफ देखता है तो फिर यहां से इसको स्ट्रेट करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनता है। नदी का विड्थ बताइए, तो नदी का विड्थ क्या होगा? तो मान लीजिए कि ये x लेते हैं और ये अगर y लेते हैं तो नदी का विड्थ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई होगा ना। तो ऐसे निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप समझते ही हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बता ही चुके कि अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब चलिए ऐसा करते हैं कि इतना तो तुम समझ ही लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सब समझ गए।
अब कुछ मुद्दे पे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअली में क्या है ना कि ट्रिगोमेट्री के हेल्प से अगर मान लिया कि आप एक बिल्डिंग से कहीं दूर खड़े हो और सिर्फ आपको यह पता है कि आप बिल्डिंग से कितने दूर खड़े हो और आप उसके टॉप को देखो और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लो, तो बिना बिल्डिंग पर चढ़े हुए एंगल ऑफ एलिवेशन और वो जो डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग और आपके बीच का, उसके हेल्प से आप ट्रिगोमेट्री के हेल्प से क्या करोगे कि उसका हाइट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, फिर वो चीज समझते हैं। तो मान लिए कि आप ऐसे हो, ये बिल्डिंग है, यहां पे आप खड़े हो, मान लो कि आप बिल्डिंग से 100 मीटर दूर खड़े हो, ठीक, और आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखें, टॉप ऑफ बिल्डिंग देखें और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको क्या मालूम है कि आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्डिंग से कितना दूर, ये तो मेजर कर सकते हो ना, बिल्डिंग पर चढ़ना नहीं है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है कितना डिग्री, 30 डिग्री। हमको निकालना है बिल्डिंग का हाइट, तो हम ऐसे ले लेंगे ए बी सी, बिल्डिंग के हाइट को हम ले लेते हैं h। अब यहां पे आपको निकालना क्या है, ए बी, दिया हुआ क्या है बी सी, मतलब कि अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से चलो तो आपके पास P और B मालूम है, P और B, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस को मिला करके कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बनाता है, tan। ये जानते हो ना, परपेंडिकुलर और बेस के मिला करके tan या cot। एक आपके फायदे के लिए बताते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का अप्रॉक्स 80 to 90% जो क्वेश्चन होगा ना वो tan के हेल्प से बनेगा, सिर्फ tan उसमें यूज होता है। सिर्फ 10 to 20% ही क्वेश्चन होगा जिसमें साइन और कॉस का यूज होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो tan के हेल्प से बनेगा। तो यहां पे आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और बेस इसका कोई काम नहीं है, मतलब हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 30 नहीं, पहले C लेंगे, एंगल कौन सा है, tan C। तो tan C, तो आपको पता है कि tan C लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया AB, और बाय में क्या लिखेंगे BC, AB बाय BC, tan C हो गया। अब tan C कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, क्लियर। तो ये कितना हो गया, h बाई 100, मतलब 1 बाई √3 h बाई, तो h निकालना होगा, तो h निकालोगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 100 बाई √3 मीटर आएगा ना। अब इसको तो आप रेशनलाइज करके सॉल्व कर ही सकते हो, मतलब आप बहुत होगा तो इसको क्या करोगे, h बराबर लिखोगे 100 बाई √3, मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और फिर डिवाइड करेंगे, तो हो गया 100 √3 बाई 3 मीटर। रूट में आपको नहीं छोड़ना है, √3 का वैल्यू आप जानते हो 1.732, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका हाइट आ गया। क्या आपको यहाँ पे बिल्डिंग पे, मतलब बिल्डिंग का हाइट नापने के लिए बिल्डिंग के ऊपर में चढ़ना पड़ा, नहीं चढ़ना पड़ा, आप बिल्डिंग के हाइट को मेजर कर लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री के हेल्प से हम लोग इसको निकाल लिए ना। एक और चीज देखिए, अब बहुत मजेदार क्वेश्चन यहां पे आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऐसा है ना कि हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्डिंग का हाइट तो खैर मेजर नहीं है करेंगे, एक प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि बिल्डिंग जो है ना बैरिकेटेड किया हुआ है, मतलब बिल्डिंग से जा करके हम बिल्डिंग से उसका हम अपना जो बीच का डिस्टेंस है वो मेजर नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर सकते, दोनों प्रॉब्लम है। और फिर भी हम चाहते हैं कि बिल्डिंग का हम हाइट मेजर करें,
और ये भी मेजर करे कि हम बिल्डिंग से कितने दूर हैं। कंडीशन समझ में आ गया? मान ले कि हम गांधी मैदान के अंदर खड़े हैं और बिस्कोमान को हाइट निकालना है, तो उसके लिए तो बिस्कोमान के पास जा करके फिर वहां से फीता होता है, जो भी मेजरमेंट का होगा उससे हमको मेजर करना पड़ेगा, लेकिन बीच में बाउंड्री उंड्री है जिसके कारण हम मेजर नहीं कर पा रहे। और हम तो बिल्डिंग का हाइट निकालना है, कैसे करेंगे? तो फिर सोचिए कि हम या क्या किए यहां पे, ऐसे लिए, इसको हम इरेज कर दें। कंडीशन कहानी सिर्फ ये है कि आप बिस्कोमान है, ये गांधी मैदान है, आप गांधी मैदान के बीच में यहां खड़े हो, आप अपने जहां पे खड़े हो वहां से बिस्कोमान का जो बेस है उसका डिस्टेंस को आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसको मेजर, क्योंकि बीच में बाउंड्री उंड्री है, चाहे कुछ भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन है। अब आपको दो चीज है, पहला बात तो आपको बिस्कोमान का हाइट निकालना है, और दूसरा आपको यह भी निकालना है कि आप बिस्कोमान से कितने दूर खड़े हो, बिना बिस्कोमान गए हुए, बिना बिस्कोमान पे चढ़े हुए, उसका हाइट निकालना और ये डिस्टेंस निकालना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसके हेल्प से हम बिस्कोमान के टॉप को देखेंगे, और टॉप को देखेंगे तो मेरा यहां से क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लें कि एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री, ठीक, क्लियर? अब हम गांधी मैदान में तो मूव कर सकते हैं ना, कि गांधी मैदान में मूव करने पर तो कोई रोक नहीं लगा देगा, ये क्या गांधी मैदान में रुक रहा, चल भाग। गांधी मैदान में हम घूम रहे हैं, आगे पीछे तो हो सकते हैं ना, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिस जगह पे हम खड़े थे फिर वहां से मान लिए कि कुछ आगे आए, यहां पहले ए बी सी, हम फिर ए से मूव करके कहां चले हैं, डी पे। अब ये बताओ कि एडी तो मेजर कर सकते हो कि ये भी मेजर नहीं कर सकते हो? ये तो गांधी मैदान के बीच का 2 पॉइंट है ना, तो ये मेजर कर ले कि हम 20 मीटर आगे आ गए, ठीक। और फिर गांधी मैदान के टॉप, मतलब बिस्कोमान के टॉप को देखें, तो फिर अगर हम बिस्कोमान के टॉप को देखें तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा मान लिया कि 60 डिग्री हो गया, लिख दिए, बस अब मेरा कहानी खत्म। अब इतने के हेल्प से हम बाकी सब चीज निकाल देंगे। अब यहां पे हम ट्रिगोमेट्री का यूज करेंगे। अब बिस्कोमान का हाइट नहीं मालूम है, उसको हम x मान लेते हैं। ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, इसको क्या मान लेते हैं, y, ठीक। सॉल्व करना होगा तो यहां पे 2 ट्रायंगल हो गए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना। तो यहां पे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, एक DBC और दूसरा ABC, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आप छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, मतलब DBC, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, ठीक है, DBC लिए। तो अगर हम DBC लिए तो यहां से लिखेंगे tan D, ये वाला एंगल लिए, tan D लेंगे तो क्या लिखेंगे, BC बाई BD लिखेंगे ना। अब tan D, तो tan D का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और फिर BC को क्या माने हैं, x बाय tan 60 का वैल्यू 1√3, वाव, √3। ये सब भैया याद रख लेना, ना याद रखोगे तो भैया हम क्या कर सकते हैं। तो यहां से लिखेगा x बराबर, ये इधर से इंटू हो जाएगा √3y, इसको आप इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल, कौन सा दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, और यहां से लेंगे tan A। tan A लेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे, BC बाय में AB,
tan A, तो tan A कितना डिग्री दिया हुआ है? 30। बहुत जोर से लड़की चिल्ला रही है। BC कितना दिया हुआ है? X, और ये दिया हुआ है आपका y प्लस 20। हो जाएगा ना AB 20 प्लस y। कितने को डाउट है? कितने को लग रहा है कि हम आलतू फालतू काम कर रहे हैं? कितने के सिर के ऊपर से जा रहा है? देख लीजिए, डाउट हो तो फिर बोल दीजिए। सब कुछ सही है ना? सब कुछ ढंग से चल रहा है। tan 30 का वैल्यू तो आपको मालूम ही होगा, कितना? 1/√3 x y प्लस 20। यहां से देखो √3x ऐसे लिख सकते ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, √3x y प्लस, अच्छा x का वैल्यू अब देखिए यहां से कितना है? √3y। x यहां पर √3y रख देते हैं। समझ में नहीं आए तो आप बोल दिया कीजिए, मन में गाली देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब कितना हो गया? 3y y प्लस 20, 3y माइनस y 20, तो y 2y 20, y बराबर 20/2 10 मीटर। y कितना माने थे? वो इसको माने थे। ठीक, अब x बराबर कितना था? √3 का वैल्यू 1.73 दिया रहेगा वैल्यू, या तो 1. ये होगा मतलब 17.3, ऐसे 2 लेगा तो 32 मीटर। x आप किसको माने थे? हाइट ऑफ बिस्कोमान, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिस्कोमान का हाइट कितना हो गया? 17.32 मीटर। एक्चुअली में इतना मीटर नहीं है, इससे बहुत ज्यादा ऊपर है, हम इसके अनुसार निकालें। और हम बिस्कोमान से कितना दूर खड़े थे पहले? तो 10 प्लस 20 30 मीटर दूर खड़े थे। अब यहां पे अगर 120 हो, 200 हो, 400 हो, 600 हो, ये चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा ना? समझ में आई बात? तो अब क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे जिसमें हम बिल्डिंग से आगे पीछे मूव करें। तो हमेशा क्या होगा ना कि 2 ट्रायंगल लेना है, पहले ये फिर ये। एक और क्वेश्चन चलते हैं। गांधी मैदान में बैठे हुए थे, अचानक से मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ये सब मेजर कर सकते हैं। तो गांधी मैदान में बैठे हुए थे, बैठे बैठे अचानक एक दिन गांधी जी का मूर्ति देखे। अभी लेटेस्ट अभी गांधी जी का मूर्ति लगा है, 2, 4, 5 साल पहले देखे ही होंगे। पहले गांधी जी का एक छोटा सा मूर्ति था, अब गांधी जी का बहुत बड़ा मूर्ति है और उनके साइड में 2 बच्चे भी है इधर, और जिनके हाथों में किताब भी है। तो बैठे बैठे हम सोचे कि क्यों ना हम अभी गांधी जी का हाइट निकाल लेते कि गांधी जी का मूर्ति जो है वो आखिर कितना ऊंचा है। ठीक, और जो उनका पेडेस्टियल है वो कितना ऊंचा है, हम दोनों निकालने की कोशिश की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? मेरे पास 2, एक तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो निकाल ही लेंगे। दूसरा हम और क्या मेजर कर सकते हैं? क्या पेडेस्टियल का हाइट मेजर कर सकते हैं? उसके लिए हमको उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चढ़ने के लिए मेरे पास सीढ़ी उढ़ी नहीं है। और गांधी जी का अगर हाइट निकालना है तो फिर तो गांधी जी के टॉप पे चढ़ना पड़ेगा, वहां से फिर जो भी मेजर करने वाला सामान है उसको नीचे गिराना होगा, तब ना मेजर करेंगे। ये दोनों काम के लिए हमको गांधी जी को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास सीढ़ी नहीं है। तो हम क्या किए? एप्लीकेशन देखो, हम ट्रिगोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े हुए थे। तो हम क्या किए कि गांधी मैदान में थोड़ा जुगाड़ लगाए। जुगाड़ क्या लगा सकते हैं? तो हम कहानी जो बता रहे हैं बस आप भी सोचिएगा
और एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो भी आप बताइएगा। अब ये मत बोलिएगा कि सर ऐसा तो कहानी है, ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना हो सकता है, ठीक ना। ऐसे था, ये पेडेस्ट्रियल था और इसके ऊपर गांधी जी थे, ठीक। हम पेडेस्ट्रियल से सर्टेन दूर पे खड़े थे। क्या हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते थे गांधी मैदान में? इसके लिए हमको चढ़ने की क्या जरूरत है? बोले पकड़ जाओ वहां तो देख तो कितना दूर है, और एक सर्टेन डिस्टेंस में हम खड़े हो गए। मान लिए कि यहां पे खड़े हो गए और मान लिए 60 मीटर 60 मीटर दूर खड़े हो गए, ठीक। फिर सबसे पहले गांधी जी का जो बॉटम था, पैर को देखें, या टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, दोनों को बोल सकते हैं कि हम टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल को देखें। अगर हम टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल को देखें मतलब गांधी जी के फुट को देखें। क्वेश्चन में दोनों चीज हो सकता है ना, लेकिन है दोनों पॉइंट एक ही जगह पे। ये जो पॉइंट है इसको क्या कह सकते हैं आप? टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल भी कह सकते हैं एंड फुट ऑफ गांधी जी भी कह सकते हैं, या फुट ऑफ स्टैचू कह सकते हैं। पहले वो देखें, ये एंगल मान लो मिला मेरा 30 डिग्री। फिर टॉप ऑफ स्टैचू देखें और फिर ये एंगल एलिवेशन कितना, ये भी एलिवेशन होगा, दोनों एलिवेशन। ये मान लो मेरा मिला 60 डिग्री, ठीक। अब हम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। जो कहानी समझ में आया कि हम गांधी जी से इतना दूर खड़े हो गए। पहले बॉटम को देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मेरा आंख 30 डिग्री ऊपर गया। फिर टॉप को देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ। गांधी जी से हम कितना दूर खड़े थे? 60 मीटर। सॉल्व करते हैं। पहले फिर से एक छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी tan ए, क्या लिखेंगे? tan ए। tan ए लिखेंगे मतलब ये वाला एंगल लेंगे। अगर ये एंगल लेंगे तो फिर बी डी बाई ए बी। वाह प्रिंस, तुम तो कमाल कर दिए जी, ठीक है। tan ए, अब ए का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, छोटा वाला, तो यहां पर tan 30 डिग्री। BD कितना? अच्छा BD नहीं माने थे ना, तो हम इसको ले लेते हैं x और इस पूरे को ले लेते हैं y। अगर स्टैचू का हाइट निकालना होगा तो फिर क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। या आप छोड़ दीजिए, उतना कंफ्यूज क्या होना। पेडेस्ट्रियल को x माने, स्टैचू को कितना मान लिए? y। तो पूरा हाइट x प्लस वाई, कोई घटाना बढ़ाना का जरूरत नहीं है। x आ गया तो हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल आ गया, y आ गया तो हाइट ऑफ स्टैचू आ गया। ठीक बा, मुस्कुराइए। अरे कोई बात नहीं है, भगत सिंह बनिए, फांसी पर चढ़ रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर वही बात हो गई कि टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी बोल रहा है मुस्कुराइए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तनाव में पढ़ाई नहीं हो सकता। तनाव किस बात का? आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, कौन मेरा खर्ची चला रहा है, ये सोच के पढ़ाई करो। नहीं आएगा नहीं आएगा, पेपर पर हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। एग्जाम में जाएंगे 30 और 34 क्वेश्चन रहता है, 2-4 को नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, थोड़ी ना उससे हम फेल हो जाएंगे। ऐसे भी मेरा टारगेट कितना है? 70 60 कितना है टारगेट जी? जिसका टारगेट 100 होगा वो सोचेगा, हम क्यों सोचेंगे? मुस्कुराइए, एकदम हल्का रखिए, दिमाग को जितना हल्का रख सकते हो उतना हल्का रखो, एकदम नॉर्मल, एकदम मजे में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, फिर हम सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे। दिमाग को खोल के रखो एकदम। अब आगे चले, आगे कहाँ जाना है? यहीं पर खड़ा रहना है, पीछे मुड़ जाते हैं।
tan 30, तो 30 BD, BD मेरा कितना था और ये कितना था? चलिए थोड़ा सा x/60। राइटिंग कैसा है मेरा? तारीफ करो, थोड़ा झूठा वाला अच्छा लगता है। बोलो आपका राइटिंग लाजवाब है सर। 60, ठीक। तो यहां से x, तो ऐसे आप लिखिएगा √3 x बराबर 60, मीटर में है, x इक्वल टू 60/√3। रेशनलाइज कर दे। $60 यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा छोड़ो, यहां पे लिखते हैं। x इक्वल टू हो गया 60√3/3, कट गया। x इक्वल टू 20√3 मीटर। x क्या था आपका? हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियन। देखा, बिना चढ़े हुए, बिना सीढ़ी लगाए हुए हाइट निकाल लिए ना। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े से ये भी फायदा है, बैठे बैठे सामने वाली का कितना ऊपर हाइट है खिड़की पर पता कर सकते हैं। क्या समझी? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि सामने कितना ऊपर में रहती है पता चल जाएगा, रहता भी है वो भी पता चल जाएगा, बिना उसके ऊपर चढ़े हुए, बिना किसी को बताए हुए। मजा आ रहा है ना? अच्छा है, मजा आएगा। तो 20√3, √3 का वैल्यू आप लिख दीजिएगा 20 इंटू 1.732, ये आ जाएगा 34.64 मीटर। कुछ ज्यादा ही ऊंचा पेडेस्ट्रियल था, जा दीजिए। अब निकालते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल, अब ऐसा मत करना कि तुम लोग जा करके हाइट मेजर करने लगना, ठीक है? बोलना कि सर बताए थे। ABC, क्लियर? तो लिखेंगे tan A बराबर क्या लिखेंगे? BC बाय में AB। अब tan A, लेकिन अब यहां पे A का वैल्यू कितना लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल है 60 लेंगे, है ना? क्योंकि अब इस लाइन से मतलब नहीं है, ये लाइन से मतलब है। tan 60 और tan 60 BC कितना है मेरा? x प्लस y, और AB कितना है? 60। tan 60 का वैल्यू √3, x प्लस 60। तो इसका मतलब पहले हम x प्लस वाई लिख देते हैं, x प्लस वाई 60 इंटू √3, ये मीटर में है। x का वैल्यू पता है ना आपको कितना? 34.64 मीटर। आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 60 इंटू 1.73 मीटर। क्लियर? तो यहां से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। यहां पर आएगा 12, छोड़िए थोड़ा सा, लिख देते हैं 34.64 y इक्वल्स टू, यहां से लेंगे तो ये होगा 12, 18, 19, 42, 43 और 43, और यहां से हो गया आपका 6, 10। आप भी थोड़ा सा कॉपी में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 के बाद देख लीजिए तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, फिर y बराबर आपका लिख देंगे 103.92 माइनस 34.64 मीटर। माइनस कर लीजिएगा। समझ में आया? हम आपको अभी समझा रहे कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है। बन गया? आ गया समझ में? चलिए
और क्वेश्चन समझाएं? कैसा लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड? ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से लोगे ना तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। एक जो क्वेश्चन आपके बुक में है उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो फिर उसको बताएंगे। देखो, एक कह रहा है ना कि एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग है, किसी का बिल्डिंग आप मान लीजिए, ठीक? एक बिल्डिंग बा वो बिल्डिंग से 2 पॉइंट दूर है। एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर दूर है, ठीक है ना? और दोनों जो एंगल बनाता है टॉप पे, मतलब दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ऐसे बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एंगल आपस में क्या है? दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। हो सकता है कि ये 60 तो ये मतलब ये 30 तो ये 60, 45 इस तरीके से। तो एक बिल्डिंग से बेस से, एक बिल्डिंग के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर दूर 2 पॉइंट है। दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये तो नहीं पता है कि कौन क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं कि थीटा, और इसको मान लेते हैं कितना? 90 माइनस थीटा। आपसे पूछेगा कि बताइए कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा? हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा? कभी कभी तो बोलता है प्रूफ कीजिए कि 6 मीटर होगा, 6 मीटर। तब हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि एक बिल्डिंग है, उससे 4 मीटर और 9 मीटर दूर 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले छोटा वाला एंगल लेते हैं। छोटा वाला एंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, बोलो ना जी, ABD tan D इक्वल्स टू AB बाय में BD, ठीक बा? AB को हम H ले लिया, हाइट, ठीक? तो tan D, तो tan 90 माइनस थीटा H बाय 4। tan 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाता है? कॉट थीटा। 90 पर चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा H बाय 4। इन्हीं लोगों ने ले लिया। आएगा लाइन? आएगा लाइन? क्या है? कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का, न तो पढ़ाइए आता है न तो गाने आता है, और दोनों में तो एक जो रखो आगे। आगे लाइन क्या है जी? पट्टा। हमको लगा पट्टा ले लिया, दुपट्टा मेरा। चलिए, कुछ तो याद रखे हो। फिर छोटा वाला ट्रायंगल के बाद क्या लिए? बड़ा लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, तो tan कितना? C, tan C लेंगे ना? AB BC, tan मैं तो मजाक कर रहा था। कैसा लगा मेरा जोक? अच्छा था। हम चेक कर रहे थे आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। हम गलती करते नहीं हैं, ये मत सोचना कि हम गलती करते हैं। हम गलती नहीं करते हैं, हम चेक करते हैं कि आप गलत हो कि नहीं हो। तो आपको अटेंशन है या अटेंशन नहीं है। वो कहानी सुने हो ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो टीचर हमेशा राइट होता है। अगर हम गलत लिखें और आप नहीं पकड़ पाएं, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है।
आप उस लायक बनो कि मेरी गलतियों को पकड़ो। tan थीटा ए बी कितना है, और यहां पे 9। अब क्या करें, क्या करें? चलिए दो काम कर सकते हैं आप। इसको इक्वेशन 1, ये 2 मान लीजिए, ये 2 है और ये आपका क्या है 1। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, या दो काम कर सकते हो। यहां से cot थीटा h/4 है ना, तो अगर हम यहां से tan थीटा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ तो? cot थीटा h/4, तो tan थीटा उसका रेसिप्रोकल, तो 4/h लिख सकते थे ना, उसी समय लिख लेते इसको कि cot थीटा h/4, तो tan थीटा 4/h, तो tan थीटा में ही रखना, ये दिमाग में रख लेना। तो ये इक्वेशन 1 और वो इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो यहां भी tan थीटा, यहां भी tan थीटा, मतलब कि 4/h और h/9 इक्वल होगा, तो फ्रॉम 1 and 2 h/4 गलत लिख दिए, 4/h, 4/h इक्वल टू h बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए, h स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, तो h इक्वल टू √36, 6 मीटर। रूट से तो खैर प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन यहाँ माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आया? इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपका एक्सरसाइज 9.1 है कि 8.5 है। 9.1 आपके एनसीईआरटी बुक में 9.1 में इसी तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। थोड़ा बहुत हम आपको अभी आज के एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड डिस्कशन नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आ गया होगा तो आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। एक पार्ट में हो गया तो एक पार्ट में करेंगे, नहीं तो 2 पार्ट में करेंगे। लेकिन आप फिलहाल एक बार बुक को देख लोगे, देख करके जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आता है उसको ट्राई करोगे, ट्राई करके आओगे, फिर हम क्वेश्चन बताएंगे तो और आप इजी वे में समझ जाओगे। समझ में आया? तो घर पे आपको क्या करना है, घर पे जाना है और घर पे जाने के बाद इसको खोलना है, फिर से पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या आज के समझाएं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर बिल्डिंग पे खड़ा होकर नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, ऊपर देखेंगे तो चिड़िया उड़ रहा है उसको हम देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन। नाव पे खड़ा है मछली को देख रहे हैं, डिप्रेशन। नीचे ना देख रहे हैं। लाइट हाउस पे खड़ा होकर जहाज को देख रहे हैं, गलत, हम तो हवाई जहाज का बात कर रहे थे। देखिए तुम लोग गलत हो। क्या सोचते हो तुम ही हमेशा सही हो जाओगी? पूछना चाहिए था ना, जहाज है तो कौन सा जहाज है, हैं? पूछिए हमसे। छोड़िए, हम बिल्डिंग पे खड़ा होकर के सामने वाला बिल्डिंग को देख रहे थे, उसके टॉप को, क्या बनेगा? अब ये पूछिएगा ना कि बिल्डिंग ऊपर है, ऊंचा है कि नीचा है, नहीं तो फिर आप फिर गलत हो जाएगा। आप अपने बिल्डिंग के बॉटम से दूसरे अपोजिट साइड के बिल्डिंग के टॉप को देख रहे थे, तो एलिवेशन है ना। ये सब चीज याद रखना। अगर स्टैचू जैसा क्वेश्चन है तो स्टैचू वाला क्वेश्चन तो बताया ना कि एक पेडेस्ट्रियन के ऊपर स्टैचू, तो कभी कभी बिल्डिंग के ऊपर टावर, तो सेम फिगर वैसे ही बनेगा, है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद बनाइएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम अगले क्लास में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे जितना हो सका, नहीं तो 1-2 पार्ट में हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही।